चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों की उपज को नहीं खरीदने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार की आलोचना करते हुए उन्हें किसान विरोधी बताया और कहा कि किसानों को लेकर राजनीति करने की बजाय उनकी मांग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह शर्म की बात है कि भाजपा और टीआरएस सरकार तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने की बजाय इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भाग रही। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को किसानों की फसल की खरीदारी को लेकर राजनीति करने के लिए कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि किसान विरोधी गतिविधियों से उन्हें परेशान करना बंद करे और तेलंगाना के किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा किए गए अनाज के एक एक दाने की खरीद करे। गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना के किसानों के साथ है और वह तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान के हक के लिए तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक तेलंगाना के किसानों की फसल के एक एक दाने की खरीद नहीं हो जाती। पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। वहीं डीजल की कीमत में मंगलवार को 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की तरफ से जारी मूल्य संबंधी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.41 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 100.21 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 90.77 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 91.47 रुपए प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में भिन्न है। पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें रिकॉर्ड 137 दिन तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी। तब से 7वीं बार कीमतों में वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का नया कैबिनेट तैयार हो गया और मंत्री को इनका मंत्रालय भी सौंप दिया गया। ऐसे में अब किस तरह से संकल्प पत्र में दिए गए वादे को पूरा किया जाए, इस पर अभी का जोर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब सभी नए मंत्रियों को 100 दिन का चैलेंज दिया गया है। कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए जिन्हें अब 100 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। जानकारी मिली है कि सभी मंत्रियों को भी अपने अपने मंत्रालय का प्लान साझा करना होगा। इसके बाद संकल्प पत्र के आधार पर हर मंत्रालय को अलग अलग लक्ष्य दिए जाएंगे जिन्हें समय रहते पूरा करना होगा। खबर यह भी है कि इस बार राज्य सरकार द्वारा हर 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। हर मंत्रालय को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा और हर योजना की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर कोतावली में धरने पर बैठ गए। राकेश टिकैत ने यह धरना बीकेयू कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में किया है। वह बीकेयू कार्यकर्ता पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई का विरोध कर रहे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सोमवार देर रात बीकेयू के कुछ कार्यकर्ताओं को मारपीट के एक मामले में हिरासत में ले लिया। पुलिस जब बीकेयू कार्यकर्ताओं को पकड़ने आई तो राकेश टिकैत ने इसका विरोध किया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। टिकैत ने पुलिस से कहा कि यह वह लड़के नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उन युवकों को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ी। इस पर टिकैत ने कहा कि इनको पुलिस को जो करना है करने दीजिए, हम पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम वहीं कोतावली पहुंच रहे हैं। इसके बाद पुलिस उन युवकों को पकड़कर अपने साथ ले आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद भी सेना भर्ती प्रक्रिया अधूरी होने और खाली पड़े पदों को न भरने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना तमाम भारतीय युवाओं का सपना होता है। युवा इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सेना में भर्ती के परिणामों नियुक्तियों में देरी होने के कारण युवा अब परेशान हो रहे। प्रियंका गांधी ने पत्र के जरिए बताया कि वायुसेना में सैनिक की भर्ती के लिए नवंबर 2020 में परीक्षा हुई थी। उसी महीने से परिणाम भी जारी कर दिया गया था। सभी टेस्ट होने के बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक
एनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि भर्ती से जुड़े युवाओं का कहना है कि एनरोलमेंट लिस्ट की तारीख बार बार बढ़ा दी जा रही। कांग्रेस महासचिव ने एक और मुद्दे का पत्र में जिक्र करते हुए कहा कि जुलाई 2021 में सैनिक भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। अगस्त 2021 में परीक्षा का रिजल्ट जारी होना था, लेकिन परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की मंत्रिमंडल से बर्खास्ती ने बड़ा सियासी भूचाल ला दिया। कल तक सिर्फ सोशल मीडिया पर भावुक संदेश देने वाले मुकेश सहनी ने अब आक्रमण रुख अपना लिया है और बीजेपी पर अन्याय करने का आरोप लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि मैं आज फिर से संघर्ष करने के रास्ते पर निकल आया हूं। नीतीश कुमार को धन्यवाद कि उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि एक अति पिछड़े के बेटे के साथ लोगों ने गलत किया है। अपनी आगे की रणनीति को लेकर भी मुकेश सहनी ने वे कहते हैं कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और मेरे साथ जो अन्याय हुआ उन्हें बताऊंगा। अब मेरा जनता ही न्याय करेगी। अगले महीने पूरे बिहार का दौरा करूंगा और अपनी बात रखूंगा। बीजेपी ने मेरे साथ गलत किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दुर्घटनावश चली एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की घटना की पृष्ठभूमि में मंगलवार को लोकसभा में कहा परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत होनी चाहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं कि जब मिसाइल पाकिस्तानी सीमा में गिरी तो पाकिस्तानी जवाब कार्रवाई की तैयारी करने लगा था। तिवारी ने कहा कि इस मिसाइल के दायरे में कई नागरिक विमान थे, कोई अनचाही घटना हो सकती थी। हम उस दिन सौभाग्यशाली रहे। बिहार के दानापुर में अपराधियों ने सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के नेता और दानपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता पर गोलियां चलाई, जिसके तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जेडीयू नेता दीपक मेहता दानापुर के नासरिकगंज में रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि दीपक दानापुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस ऐलान के बाद उन्हें धमकी भी मिली थी। ऐसे में अचानक अपने घर के पास ही थे कि अचानक उनके घर के पास कुछ बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने उन्हें कम से कम 5 गोलियां मारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर घर के लोग भी बाहर निकल आए और आसपास के लोग भी मौके की ओर दौड़ पड़े हैं। घायल दीपक को परिजनों ने आनन फानन में उन्हें नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान दीपक मेहता की मौत हो गई। गोवा में नवगठित भाजपा सरकार ने साल में 3 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया है। सोमवार को सीएम प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया। भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह वादा किया था। सीएम सावंत ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में सावंत के अलावा उनके 8 मंत्रिमंडलीय सहयोगी शरीक थे। सावंत ने कहा कि भाजपा के वादे के अनुरूप नए वित्तीय वर्ष से 3 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। पिछले माह हुए गोवा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि यदि वह फिर सत्ता में आई तो हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दी जाएगी। सावंत ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि लो आयस्क के खदानों से खनन फिर आरंभ करना व रोजगार पैदा करना उसकी सरकार की प्राथमिकता होगी। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।